हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का हमारा जो क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है, यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए वीडियोज़ अपलोड होते हैं मेरे चैनल पर आपको समय से वो चीज़ नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके थे, मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला ये बताया था कि 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। यदि आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर पीछे जाके देखें, ताकि ये सब फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था मैग्नीफिकेशन का, लीनियर मैग्नीफिकेशन इजिकल टू h2 डिवाइड बाई h1, और ये होता है -v/u के बराबर, ठीक है। और स्मॉल f इजिकल टू r/2। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर था, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि f इजिकल टू r/2 कैसे होता है, इसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा। इसका डेरिवेशन पिछले क्लास में बता चुका था, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर शुरू करने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करने से पहले f इजिकल टू r/2 के डेरिवेशन पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा यहाँ पे मैं। सपोज़ कि एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई पैरेलल रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो हमारा काम ये है कि हमको प्रूव ये करना है कि f इजिकल टू कैपिटल R डिवाइड बाई 2 कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर अगर टेंजेंट अगर डाला जाए, टेंजेंट खींचा जाए तो उस पर परपेंडिकुलर। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो सेंटर से होकर गुजरता है। सेंटर से कैसे गुजरेगा? सपोज़ कि एक सर्कल है, आप लोग को मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, सर्कल चैप्टर में। अगर किसी टेंजेंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो कहाँ से गुजरता है? सर्कल के सेंटर से गुजरता है, ठीक है। या सेंटर से टेंजेंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये स्फीयर का ही तो पार्ट है हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहाँ तक का पार्ट। इसमें हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, जो कि I इजिकल टू R होता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हैं। दो पैरेलल लाइन, उसका अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि इक्वल होता है। तो ये एंगल I और एंगल ये वाला दोनों क्या है? इक्वल है, तो ये भी I हो जाएगा। और चूँकि I और R बराबर है, इक्वल है, ठीक है, इसलिए एंगल I इजिकल टू एंगल R। तो आप लोग ये भी जानते हैं किसी भी ट्रेंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसके सामने का साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। इस R के सामने का साइड क्या है? ये है। इस I के सामने का साइड क्या है? ये है। यानी ये लेंथ इजिकल टू ये लेंथ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान सकते हैं कि ये डिस्टेंस इजिकल टू ये डिस्टेंस। और पिछले क्लास में भी जब मैंने मिरर फार्मूला मैं पढ़ा रहा था, उस समय मैं ये बोला था कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
को हम लोग पोल के बहुत ही करीब लेते हैं, तो अगर ये पॉइंट पोल के बहुत ही करीब है, वैसे केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। पहले इक्वेशन में मैंने प्रूफ किया कि ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, दूसरे इक्वेशन में मैं प्रूफ किया ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ। इसका मतलब क्या है, ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तीनों बराबर है, तीनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस से लेना है। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है, यानी बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम मान रहे हैं स्मॉल एफ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी स्मॉल एफ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस है जो कि कैपिटल आर है, वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स एफ के बराबर है, एफ का डबल है। आर इज इक्वल टू 2f, मीन्स एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2। ये छोटा सा प्रूफ था जो कि मुझे आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो खैर हमेशा ही लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, यह डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है इस कॉन्वेक्स मिरर का, 5 सेंटीमीटर। स्मॉल एफ इज इक्वल टू कितना ले लेंगे दोस्तों, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखने वाली बात यह है कि u मैंने लिया है -5 सेंटीमीटर और स्मॉल एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि f जो है राइट साइड में है और u जो है लेफ्ट साइड में है। तो पिछले क्लास में ही मैं डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है माइनस में होता है, राइट साइड का डिस्टेंस क्या होता है, प्लस में होता है। तो इतना डाटा आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज एंड स्टेट्स इट्स नेचर। क्या फाइंड करना है दोस्तों, कि इमेज का पोजीशन, मैग्नीफिकेशन एंड नेचर। एक मैं इसका इमेज बना भी देता हूँ, हालांकि ये सब बिना बनाए आप लोग को सॉल्व करना है डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। ये फिगर मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये मैं समझाने के लिए बताया था, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। आप लोग को भी ये चीज़ बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमें v फाइंड करना है, इमेज का डिस्टेंस। पोजीशन मीन्स इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, दूसरा मैग्नीफिकेशन कितना है, और तीसरा उसका नेचर क्या है इमेज का, मीन्स वर्चुअल इमेज बना है या इरेक्ट बना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको आपको हमेशा याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1 इज इक्वल टू -v/u। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है दोस्तों f इज इक्वल टू r/2। इतना चीज़ तो हमेशा आप लोग को याद रखे चलना है। 3 ही फॉर्मूला है और 3 ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो v फाइंड करना है। अब ये फॉर्मूला का आप लोग गौर करें, u और f गिवन है, u और f गिवन है, हमें v फाइंड करना है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक इक्वेशन है मिरर इक्वेशन, जिसमें 2 चीज़ अगर पता हो, तीसरा चीज़ अगर फाइंड करना हो तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके 10th के सिलेबस में भी ये चीज़ पढ़ना है इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है, अगर 2 वेरिएबल दिया हो, तीसरा वेरिएबल अगर निकालना हो तो निकाल सकता है। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो निकाला जा सकता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v हमारे पास फॉर्मूला है। अब सारे वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। 1/f मीन्स 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/u, u मीन्स -5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। इसको मैं लेफ्ट साइड लाता हूँ, 1/,
ठीक है। सर ऑफ वैल्यू तो ठीक लिखा हुआ है u, ठीक है। 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 10 आता है, 1 + 2 इज इक्वल टू 1/v। 3/10 इज इक्वल टू 1/v। तो दोस्तों v इज इक्वल टू कितना आता है, 10/3 सेंटीमीटर, मीन्स 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v पॉजिटिव है, मीन्स राइट साइड इमेज बना है, ठीक है। तो पहला चीज़ का आंसर तो हमें मिल गया कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। दूसरा सवाल है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन m का जो फार्मूला होता है, अब हमें H2 और H1 तो दिया हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही फार्मूला यूज करेंगे, -v/u -v। v कितना अभी हम लाए। अब यहाँ पर हम ये पॉइंट वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं, 10/3 को ही लेते हैं, 10/3। और u कितना है दोस्तों, u है -5, ठीक है। -v/u। अब ये माइनस माइनस कटा, ये कटा कितने बार में, 2 बार में, तो 2/3। अब ये वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है 1 से छोटा आएगा, मतलब इमेज क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग क्या क्लियर हुआ, पोजीशन, मैग्नीफिकेशन, और तीसरा नेचर। नेचर कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, कि इमेज उल्टा बना है या सीधा बना है। अब देखने वाली बात यह है, ये वैल्यू 1 से छोटा तो है लेकिन है पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव वैल्यू अगर आता है मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब पिछले क्लास में मैं बताया था कि इमेज क्या बनेगा, सीधा बनेगा इमेज। अगर ये मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर निगेटिव आता, मतलब क्या आता, इमेज क्या होता, उल्टा बनता। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि इमेज जब भी उल्टा बने, इन्वर्टेड, तो वो रियल इमेज होता है, और अगर सीधा बनता है मतलब वो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो एक कॉन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। इतना डाटा आप लोग को गिवन है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। पहला क्वेश्चन ये है कि रे डायग्राम बनाना है उस ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन का, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है किसी कॉन्वेक्स मिरर के 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन लेते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। यह है ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, एक रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा फील होगा जैसे कि वो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। दूसरा रे किसकी डायरेक्शन में लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाता हुआ रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। मिरर को क्रॉस करके तो नहीं जाएगा, तो ये डॉटेड लाइन से ही आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब ये वर्चुअली यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है दोनों लाइन, डॉटेड लाइन, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन जो है कहाँ पे बने होगा, यहाँ पे होगा, मिरर के बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी यहाँ पे सीधा है, मतलब इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि वर्चुअल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट हुआ है, वर्चुअली इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया, रे डायग्राम के द्वारा इसको दिखाना था इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। दूसरा, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। इमेज का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट साथ में लिख सकते हैं। दूसरा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना था तो 2 लिखना है, लेकिन आप लोगों को सारा पता होना चाहिए कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज़ क्या है, ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, छोटा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये सारा बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इमेज का डिस्टेंस क्या है, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है ही, 1/f = 1/u + 1/v। क्या क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग के पास गिवन है दोस्तों, पहला चीज़ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ये चीज़ आप लोग भी ध्यान दें, याद रख ले हमेशा के लिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा ही निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। तो u = -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। f = अब आप लोग बताएं कि f का वैल्यू मैं कितना लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 तो है, लेकिन प्लस या माइनस, तो मैं सारा चीज़ पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर मिरर कॉन्केव हो तो उसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, अगर मिरर कॉन्वेक्स हो तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस राइट साइड में बनता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, ये सारा बात हम लोग कर चुके हैं और आप लोग को भी पता होना चाहिए। तो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब फोकस क्या किधर होगा, प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होगा, तो ये प्लस ही रहेगी। ठीक है, अब सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं, 1/f = 1/u -10 + 1/v। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड लाते हैं, 1/10 + 1/5 = 1/v। 10 1 + 2 = 1/v। ठीक है, 3/10, तो 3/10 = 1/v। मीन्स यहाँ से अगर v का वैल्यू निकाला जाए तो ये भी वैल्यू पलट जाता है। ठीक है, तो v = 10/3 मीन्स 3.33 सेंटीमीटर पे इमेज का डिस्टेंस होगा। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतने ही चीज़ आप लोगों को फाइंड करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट मीन्स h1 = 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इट्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखा गया है, मीन्स u = -10 सेंटीमीटर। u का वैल्यू मैं बोल चुका हूँ कि हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसका यूज तो है नहीं फॉर्मूला में, तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। f = r/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर। अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ही होगा। तो पहला पॉइंट क्या निकालना है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर तो पहले निकलेगा नहीं, सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे, u एंड f गिवन है, तो पोजीशन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग के पास है 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f 15 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू 1/u माइनस 10 प्लस 1/v, v जो कि नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है v का वैल्यू। अब ये वैल्यू को हम लोग लेफ़्ट साइड लाते हैं, तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। 30, 15 2 जा 30, 2 इंटू 1 2 प्लस 10 3 जा 30, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1/v। तो 5/30 इज इक्वल टू 1/v, मीन्स v का जो वैल्यू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5 मीन्स 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि वो इमेज राइट साइड बनेगा। जाहिर सी बात है, कितना बार हम आप लोगों को बताएं कि कॉन्वेक्स मिरर है तो राइट साइड ही हमेशा इमेज बनता है, तो राइट साइड इमेज बना है, ठीक है। पोजीशन, दूसरा चीज़ साइज एंड नेचर। मैं अब इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। बस ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ये मैं रखता हूँ। v का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया दोस्तों? 6 सेंटीमीटर। पोजीशन, इसका आंसर आप लोगों के पास आ चुका है। v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब मैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लेता हूँ। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू कितना होता है? h2 डिवाइड बाई h1। लेकिन यहाँ पर क्या फ़ायदा, सिर्फ h1 दिया हुआ है, h2 दिया ही हुआ नहीं है, m भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला लिया जा सकता है, v इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस v डिवाइड बाई u। इस फार्मूला को कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हम लोग का कोई काम भी बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो माइनस v माइनस 6, माइनस तो फार्मूला में ही है और 6 लिखना है, ठीक है, डिवाइड बाई u कितना है? माइनस ही दिया हुआ, माइनस 10, ये कट गया, ये कट गया, 3 डिवाइड बाई 5। अब इस वैल्यू से आप लोग को इमेज के नेचर के बारे में पता चलता है, ठीक है। जब भी इमेज का नेचर बोले तो उसका मैग्नीफिकेशन ही चेक करना है कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आया है, जो भी है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या है कि इमेज कैसा बना होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, मीन्स सीधा इमेज बना है, उल्टा नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हो गया मीन्स इमेज कैसा हो गया? उल्टा इमेज हो गया। तो इमेज कैसा बना है, इससे हम लोग क्या मीनिंग लगा सकते हैं? इमेज कैसा बना है? इरेक्ट इमेज बना है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट जब भी लिखे तो वर्चुअल वर्ड साथ में जोड़ ही दे। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मीन्स इमेज का हाइट कितना है। तो अब हम लोग ये फार्मूला लेके चल सकते हैं दोस्तों, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1। h1 तो गिवन है, m भी हम लोग ले लाए, h2 फाइंड कर लेना है, इमेज का हाइट कितना होगा, ठीक है। m का वैल्यू कितना है? 3 डिवाइड बाई 5। h2 फाइंड करना है, h1 कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। तो यहाँ से h2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 5 कट गया, मीन्स h2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इमेज का साइज कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। तो समझता हूँ कि क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जिस तरह से साइज, नेचर एंड पोजीशन के बारे में वहाँ पे फाइंड करना था, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? मीन्स u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f कितना ले लें? 10 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस ये आप लोग बता सकते हैं। पहले से जब यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर मीन्स लेफ्ट साइड फोकस होगा। फोकल लेंथ कितना हो गया? माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट साइड है तो माइनस, राइट साइड है तो प्लस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, u एंड f।
मिरर फार्मूला लगाया जा सकता है ताकि हम लोग वी फाइंड कर सकें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f माइनस 10 सेंटीमीटर। लाइट का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, इमेज का पोजीशन फाइंड कर रहा है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u, u माइनस 15 सेंटीमीटर प्लस 1/v। इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लाते हैं तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। LCM 30, या मुझे लगता है कि वैसा ही इसमें दिया जा रहा है LCM 2, लेकिन यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 1/v मीन्स माइनस 1/, नहीं सेम चीज़ नहीं, अलग चीज़ है। माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v मीन्स v का वैल्यू जो आता है माइनस 30 सेंटीमीटर। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो जाहिर सी बात है इमेज लेफ्ट साइड ही बनेगा। कॉनकेव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें इमेज राइट साइड बनता है, ठीक है, जब फोकल लेंथ के अंदर होता है कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो दोस्तों पहला तो हमें निकल गया पोजीशन, v का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। अब इमेज का साइज़ क्या है, उसका मैग्नीफिकेशन नेचर वगैरह क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉरी कितना आया v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। UVF। अब नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस v/u माइनस v कितना है माइनस 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u कितना है माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस माइनस कट गया मीन्स माइनस 2। अब यहाँ देखने वाली बात है कि मैग्नीफिकेशन क्या है -2। ये वैल्यू जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर कुछ देर के लिए नेगेटिव वैल्यू को भूल जाया जाए तो इमेज कैसा बना है, मैग्नीफाइड इमेज बना है 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट की तुलना में डबल इमेज बना है, ठीक है। डबल इमेज तो बना है लेकिन एक मिनट दोस्तों, बार डबल इमेज तो बना है लेकिन कैसा इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि इमेज क्या है इन्वर्टेड, अगर इन्वर्टेड है तो रियल है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कारण में सिंस m जो है निगेटिव है लेस देन 0 है, देयरफॉर इमेज will be real and inverted, real and inverted। तो क्या क्या फाइंड हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, अगला चीज़ साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कैसे निकलेगा, ये तो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला से ही निकल सकता है। m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाई h1, जहाँ पे h1 और m अगर गिवन हो तो इमेज का साइज निकाला जा सकता है। m हम लोग के पास पता है, m कितना है -2, h2 डिवाइड बाई h1। एक्चुअल में हाइट निकालने के लिए हमें प्लस या माइनस लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके हाइट से मतलब है, ठीक है। इसमें h1 हम लोग को दिया हुआ है, h1 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, h2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। और सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट कितना आता है 2 सेंटीमीटर, मतलब इमेज यहाँ पर बड़ा बना है। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि कैसा होगा, कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर ऐसा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश, ये मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सबसे पहले फोकस
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, 20 होगा, और यू कहाँ पर है, 15 पे है, मतलब यहाँ पे कहीं होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप लोग क्लियर है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसके डबल पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा यहाँ से। अरे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे है। बड़ा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि आप लोग को ये नज़र आए ठीक से। इसका इमेज हम बनाते हैं, फोकस से गुजरा, ठीक है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाता हुआ रे उसी के डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट इसका h1, यह हाइट इसका h2। h1 कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब देखने से ही ये दिख रहा है इसका हाइट क्या है, इससे बड़ा है। बड़ा तो है लेकिन अब कितना बड़ा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे डबल आ रहा है, 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। और ये जो इमेज जो बना है कितने दूरी पे बना है, v इजिकल टू 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ था, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज कितना बड़ा बनता है, 3 टाइम्स बनता है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बोलने का मतलब मैग्नीफिकेशन जो है 3 है। ये चीज़ मैं पहले से आप लोग को बोलते आ रहा हूँ कि 3 का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना टाइम्स बड़ा इमेज बना है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या है, 3। और साथ में एक वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया, रियल इमेज, ठीक है। तो बात यह है कि m का वैल्यू सिर्फ 3 लिख देने से नहीं होता है कि 3 + 3 है या -3 है, ठीक है। तो अगर रियल इमेज है तो रियल इमेज आप लोग को हमेशा याद रखना है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इन्वर्टेड होता है मीन्स इमेज जो बना है उल्टा इमेज बना है, तो वैल्यू तो 3 है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, लेकिन m का वैल्यू क्या है, -3 होगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बना है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये तो हमेशा ही ऑलवेज माइनस होता है, ठीक है। क्वेश्चन है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। u क्या गिवन है हमें, m दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v निकालना है। तो मिरर फार्मूला तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे गिवन है, u का वैल्यू। हमें f भी नहीं दिया हुआ है कि v निकाल लें, एटलीस्ट 2 चीज़ देना चाहिए तब तीसरा चीज़ फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक ही फार्मूला हमारे पास बचता है, इसमें हम m का यूज कर सकते हैं, m इजिकल टू माइनस v डिवाइड बाई u। m का वैल्यू दिया हुआ -3 इजिकल टू -v डिवाइड बाई u, कितना है -10, सही है। m इतना -v फार्मूला में है डिवाइड बाई u कितना है -10, ठीक है। अब माइनस माइनस काट देते हैं, तो v इजिकल टू -30, v इजिकल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज का पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन पे आप लोग क्लियर होगा, ठीक है। अब अगले को हमारा जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है, मीन्स h1 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर -16। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 16 होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मिरर कैसा है, कॉन्केव मिरर, विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज। रियल मीन्स हमेशा इन्वर्टेड, याद रखना कि उल्टा इमेज होगा, ठीक है। ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, h2 कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे ही -3 लिया जा सकता है,
क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि ऊपर का हाइट क्या लेना है, प्लस में लेना है, और नीचे का हाइट क्या लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, फाइंड करके क्या करना है, फोकल लेंथ एफ क्या गिवन H1 एंड H2, यहाँ से m निकाला जा सकता है। m इज इक्वल टू H2 डिवाइड बाई H1। H2 कितना है, -3 डिवाइड बाई H1 कितना है, 2, -3/2 m का वैल्यू आता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकालता हूँ m इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u, क्योंकि अब जब ये चीज़ निकल गया तो -v/u फार्मूला लगाया जा सकता है। मीन्स m का वैल्यू आ चुका है -3 डिवाइड बाई u, सॉरी -3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -v जो कि नहीं पता है, फाइंड करना है, -v डिवाइड बाई u कितना है, -16 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 16 × 3 डिवाइड बाई 2, 16 इंटू -3 डिवाइड बाई 2, ये कटेगा आ जाएगा 8। मीन्स v इज इक्वल टू कितना गया, -24 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया, v कितना है 24 सेंटीमीटर, जो कि लेफ्ट साइड में, मीन्स -24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना होगा, -24, याद रखना इसको। v हमें आ गया -24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग मिरर फार्मूला लगा सकते हैं यार, अच्छा हाँ ठीक है, मिरर फार्मूला लगाया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाला पहले हम लोग सेकंड का सोल्यूशन किया। ठीक है, इसमें v का वैल्यू -24 सेंटीमीटर आ गया। अब फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1 डिवाइड बाई एफ ही तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, मीन्स -16 प्लस 1 डिवाइड बाई v अभी हम लोग फाइंड किए कितना, -24, तो 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू, अब 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, मेरे हिसाब से 48 होना चाहिए। ठीक है, -3 -2 मीन्स ये आ गया 1/f इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 48, यानी f इज इक्वल टू -48 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाना चाहिए, 9.6 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में बनेगा, वेरीफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में बना है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर है तो लेफ्ट साइड में ही फोकल लेंथ होगा, और इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बनेगा, बशर्ते कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल फोकस के बाहर रखा गया हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड आप लोग का जितना भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा होगा। अगर कोई डाउट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर सजेस्ट कर सकते हैं मुझे, और मैं उसका सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर पाना भी मुश्किल है, तो यहाँ तक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि किसी किसी किताब में दिया हुआ रहता है, हर किताब में तो वो चीज़ दिया भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसका थ्योरी पोर्शन। ठीक है, और मैं अच्छे तरह से थ्योरी के बारे में बताया हूँ कि दो प्लेन मिरर अगर किसी सर्टेन एंगल के साथ एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई खुद एक व्यक्ति भी वहाँ पे बैठा हुआ है चेयर लगा के, तो वो अपना कितना इमेज यहाँ पे देखेगा। ठीक है, एक इमेज तो यहाँ पे देखेगा, ठीक है, इस मिरर पे देखेगा, दूसरा इमेज यहाँ पे देखेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये चीज़ तो ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, यही जो इमेज है, ये इमेज इस मिरर के लिए भी वो ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा, उसी तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसका इमेज इसके पीछे बन जाएगा। इस तरह से फिर से ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा इस मिरर के लिए, और फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनेगा। इस तरह से बहुत सारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
जैसा कि आप लोग खुद देख चुके होंगे, किसी सैलून में अगर बैठ के बाल कटाते हैं तो आप अपना बहुत सारा इमेज दूर तक आपको आगे पीछे दिखाई देता होगा दोनों मिरर पे, ठीक है। तो एक्चुअल में वहाँ पे भी यही होता है, सबसे पहले 2 इमेज बनता है और दोनों इमेज जो है दोनों मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, फिर जो इमेज बना फिर से ऑब्जेक्ट का काम करता है, उस ऑब्जेक्ट का फिर से इमेज बनता है। तो इस तरह से 2 मिरर अगर पैरेलली रखा हुआ हो तो नंबर ऑफ़ इमेज जो होता है इन्फिनिट नंबर ऑफ़ इमेज होता है, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे कि आखिर किसी एंगल पे रखा हुआ है तो नंबर ऑफ़ इमेज कितना होगा। ये तो मैं एक केस बता दिया कि अगर पैरेलल रखा हुआ है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ इमेज, लेकिन अलग अलग सपोज़ कि अगर मिरर 90 डिग्री पे रखा हुआ हो और यहाँ पर एक आदमी है तो कितना इमेज देखेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो एक जनरल केस लेके चलते हैं कि इसी सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है 2 मिरर, प्लेन मिरर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा एंगल, थीटा डिग्री, ठीक है। अब यहाँ हम लोग तरह तरह के केस लेकर चलेंगे। थीटा का वैल्यू अगर 30 होगा तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, 45 होगा तो क्या होगा, 60 होगा क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा, ठीक है, और 0 होगा तो क्या होगा। तो ये मैं पहले ही पढ़ा चुका था। इफ़ 360 डिवाइड बाई थीटा जो है, रिवीजन कराता हूँ, एक ऑड नंबर आता है, सॉरी इवन नंबर आता है, तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर 360 डिवाइड बाई थीटा अगर ऑड नंबर आता है, ये सारा चीज़ मैं करा चुका हूँ लेकिन फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अगर ये ऑड आता है, 2 केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली लाई कर रहा है दोनों मिरर के बीच में या एसिमेट्रिकली लाई कर रहा है। अगर सिमेट्रिकल है अगर सिमेट्रिकल है तब तो वही चीज़ होगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। अगर एसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा ओनली 360 बाई थीटा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के बुक में जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ये 2 केस को लेकर के नहीं चला हूँ, वो मान के चला है कि वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ही रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे अलग तरह से आपको 2 केस नहीं दिया हुआ रहेगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है या एसिमेट्रिकल रखा हुआ है। अगर देना होगा तो देगा, अदरवाइज अगर नहीं दिया है ये चीज़ तो ये मान करके चला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली एकदम बीचों बीच लाई कर रहा है, मतलब ये एंगल को एकदम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सपोज़ कि मैं थीटा का वैल्यू लेके चलता हूँ 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, मीन्स दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज सबसे पहले तो आप लोग निकालें 360 डिवाइड बाई थीटा, ठीक है। ऑड या इवन का तो बात ही नहीं, नंबर ऑफ इमेज सिंपली आप लोग के बुक में होता है कि 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप 0 वैल्यू डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू तो इतना बड़ा हो जाएगा, वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, इन्फिनिटी। किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो नंबर क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सपोज़ कि मेरे पास 100 है, 100 को अगर आप 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। अगर वही 100 को आप 25 से डिवाइड करें तो 4 आता है, वही 100 को अगर आप 20 से डिवाइड करें तो 5 आता है, वही 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो 10 आता है, वही 100 को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 1 आता है। ये वैल्यू में घटा है, 1 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 100 आता है। अब देखने वाली बात है कि न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर को अगर हम घटाते जाते हैं तो जो वैल्यू जो होता है क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और यही डिनोमिनेटर को अगर हम घटाते चले जाएँ, इतना घटा दे कि लगभग ये 0 के बराबर हो जाए, तो ये नंबर भी जो है बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा नंबर हो जाएगा कि इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी।
मतलब अगर एंगल 0 हो तो नंबर ऑफ़ इमेज कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ इमेज। नेक्स्ट अगर 30 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू मैं कितना लेता हूँ 30 डिग्री, तो अब 360 डिवाइड बाई 30 अगर करके देखा जाता है तो कितना आता है 12 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, एक ऐसा है 12, एक इवन नंबर है। तो अगर इवन आता है ये नंबर तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। मतलब इवन है तो उसको एक माइनस कर देना है, नंबर ऑफ इमेज 11 आ गया। ठीक है, जो भी इवन नंबर आया तो उसमें से एक माइनस कर दो, उतना हमारा नंबर ऑफ इमेज होगा। ठीक है, अगर थीटा दोस्तों 45 आता है, 45 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो वैसे केस में मैं चेक करता हूँ 360 डिवाइड बाई 45 का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, 9 से डिवाइड करता हूँ, ये कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 9 से पहला बात डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 360 डिवाइड बाई थीटा मीन्स 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, 5 से डिवाइड करता हूँ, 72, 8 आ गया, 8 आ गया। अब देखा जा रहा है कि ये भी वैल्यू इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज भी एक माइनस कर दो, 7 इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, बशर्ते कि एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ को आप लोग नोट डाउन करते जाएं। 45 अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो हम लोग चेक करते हैं 360 डिवाइड बाई 60 आता है 6। अब देखा जा रहा है कि ये भी वैल्यू क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 बाई थीटा -1, मतलब एक माइनस करते हैं, 6 - 1 मीन्स नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया 5 हो गया, 60। अब 90 करके चलते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर से चेक करते हैं 360 डिवाइड बाई 90, 4, ये भी इवन नंबर है, तो 360, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब थीटा इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 120 डिग्री। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 360 डिवाइड बाई 120, ये कट गया, ये गया, आता है 3। ये कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। अब हमारा सवाल यहीं पे आता है दोस्तों, ऑड है तो आपके बुक में तो होगा कि इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 360 बाई थीटा, लेकिन चेक तो ये करना है एक्चुअल में चेक क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली लाई करता है या एसिमेट्रिकली लाई करता है। ठीक है, तो अगर ये सिमेट्रिकल है, बीच में है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, अगर सिमेट्रिकल है तो सेम वैल्यू होगा, तो ये सिमेट्रिकल अगर है, सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 - 1 यानी 2। अगर यही एसिमेट्रिकल, अगर कहीं इस तरह से लाई करे तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा 360 बाई थीटा जो है 3 का 3 ही रह जाएगा। तो ये रहा दोस्तों सिमेट्रिकल वाला केस, और ये रहा दोस्तों एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल वाला केस, जिसमें सिमेट्रिकल के केस में हम लोग क्या ले रहे हैं 360 बाई थीटा -1 नंबर ऑफ इमेज, और सिमेट्रिकल वाला में, और एसिमेट्रिकल वाला में हम लोग ले रहे हैं दोस्तों 360 बाई थीटा का जो वैल्यू है वही नंबर ऑफ इमेज होगा। अब हम लोग ये जो केस लेके देख रहे हैं, अब देखने वाली बात ये है कि क्या मिरर को रखा गया है इस तरह से, तो क्या एंगल का वैल्यू हमेशा 0, 45, 30, 60, 90 या 120 डिग्री के ही एंगल पे रहेगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो सपोज मैं और एक केस लेके चलता हूँ, थीटा इज इक्वल टू मैं कितना ले लूँ 5 डिग्री लेके चलता हूँ, नहीं इतना छोटा एंगल थोड़ा सा, नहीं 5 ही लेके चलता हूँ, थोड़ा आसानी पड़ेगा। ठीक है, 5 लेके चलता हूँ, 5 तो नहीं लेना पड़ेगा,
मैं लेके चलता हूँ 7 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। बस एक केस है जो कि आप लोगों को समझना है। 7 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। अब 360 डिवाइड बाई 7 आप करके देखें ये वैल्यू कितना आएगा। कितना आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है 51.42 के आसपास आ रहा है ये वैल्यू। अब ये देखा जाए कि ये वैल्यू नहीं इवन है ना ऑड है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। वैसे केस में दोस्तों एक्चुअल में ये फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब ये है कि दोस्तों इमेज तो बनेगा लेकिन वो परफेक्ट इमेज नहीं बनेगा, कुछ कटा हुआ इमेज बनेगा, ठीक है। आप ही लोग सैलून में देखते होंगे कुछ इमेज आप लोग का फुल इमेज बनता है और धीरे धीरे वो चीज़ कटते कटते वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फुल इमेज का ही बात हो रहा है, परफेक्ट इमेज। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये एक्चुअल में आधा अधूरा इमेज का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। इसलिए वैसे केस में हम लोग इसके इंटीग्रल पार्ट को ही लेके चलेंगे कि वो इवन है या ऑड है, यही आपका फुल इमेज को दिखाएगा। तो ऑड नंबर है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इमेज जो होगा 360/θ-1 मतलब 50 इमेज बनेगा। इमेज का संख्या 50 होगा। तो ठीक है, आज का हमारा ये जो क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले क्लास में उम्मीद करते हैं कि मैं एक मैथ्स का चैप्टर लेकर के आऊँगा क्लास 10 का, जो होगा हो सकता है शायद ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।